नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सक नियमितीकरण को लेकर पिछले 14 दिन से अनशन पर है। उनका यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। इस आंदोलन के दौरान उनके कई साथी अस्पताल तक पहुंच चुके हैं और कुछ आईसीयू में भी एडमिट हैं, लेकिन अब तक सरकारी महकमे की ओर से इनकी कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसे में जहां पारा चिकित्सक आक्रोशित हैं, वहीं अब सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन का साथ पारा चिकित्सकों को मिला है। लोबिन ने उनके आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन गंभीर बातों पर विचार करें। कई लोग अस्पताल के आईसीयू में हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। मानवता के नाम पर सरकार में कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह भी अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में रहेंगे, फिर भी आवाज उठाएंगे, चाहे उन्हें बागी ही क्यों ना समझा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सब आउटसोर्सिंग पर है तो मुख्यमंत्री और मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहें। तो हम सरकार में क्यों बात रखो नहीं रखो? क्या हम उसी दल के हैं तो क्या मैं मुख बधिर मैंने हम चुपचाप रहें? लोबिन हमसे से ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैया, ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे, मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। जब आउटसोर्सिंग में सारा चीज हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में, मंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 26 जनवरी को मोराबादी मैदान में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल ने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और 72 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया कि 1932 का विधेयक राजभवन के द्वारा विधेयक फिर वापस कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को खतियान के नाम से ही डर होने लगा है। यही कारण है कि खतियान ई जोहार यात्रा के दरमियान इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दोबारा विधेयक को राजभवन भेजेगी। इस विषय में सरकार कानून के जानकारों से सलाह ले रही है। खतियान जोहार यात्रा आगे भी जारी रहेगी। उसकी जमकर न केवल सराहना करना बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना, लेकिन ठीक उसके 72 घंटे में ही ऐसा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा जिसमें पक्ष और विपक्ष विशेष सत्र में झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पारित करती है। और उधर गढ़वा पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड में 8 सप्ताह से चल रहे प्रोन्नति प्रशिक्षण का समापन के दौरान ऋतिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने परेड का निरीक्षण किया। एसपी अंजनी कुमार झा ने इसकी अध्यक्षता की। इस प्रशिक्षण में गढ़वा से 67 और लातेहार जिले से 29 प्रशिक्षु शामिल थे। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत इसमें उत्कृष्ट करने वालों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर महानिरीक्षक ने सम्मानित किया। महानिरीक्षक ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम चुनौती होगी। प्रशिक्षण के दौरान कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया गया है, जो नव पदस्थापना के दौरान काम आएगा। महानिरीक्षक ने उम्मीद जताई कि आगे कर्तव्य निष्ठा के प्रति आदर्श ये लोग बनेंगे। बात रायगढ़ की करेंगे। रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास एक कैफे चल रहा है। यूं तो कई खूबियों के कारण यह अपने आप में अनूठा कैफे है। इस कैफे में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बने लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की जुगलबंदी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरीके से महिलाओं के हाथों में सौंपा गया है। आज इसकी पहचान में एक नई
खासियत जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र कर इस को बढ़ावा देने की पहल को सराहा है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो मिलेट कैफे जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद जरूर उठाएं। इस कैफे में रागी से बने पास्ता, इडली, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, नूडल, डोसा, कोदो से बनी बिरयानी का स्वाद लिया जा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज और लघु धान्य फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन मिलेट शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें शामिल किया है। प्रदेश के कई जिलों में इस मिशन को शामिल किया गया है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमओयू किया गया है। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दे रहा है। हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हमको कोदो की खरीदी, समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट्स के हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट्स कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री ने ये मान लिया कि 4.25 वर्षों में कांग्रेस ने ग्रामीण जनता एवं राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके कारण से आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि राजस्व प्रकरण में तेजी लाएं। चुनावी वर्ष होने के कारण कहीं न कहीं कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। इसलिए जो आज धरातल पर भ्रष्टाचार है, खाता, पटौनी, सीमांकन ऐसे कार्य जो पटवारी एवं तहसीलदार बिना भ्रष्टाचार किए नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बताना होगा कि इन लोगों को किस तरह का संरक्षण कैसे प्राप्त है, जिसके कारण खुलेआम कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता आज राजस्व मामले में गांव-गांव में परेशान है। क्या जो 4.25 वर्षों में नहीं हुआ, केवल 5-6 महीनों में वह कार्य हो पाएगा? छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है कि तेजी से जब 4 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसे मुख्यमंत्री ने रोका क्यों नहीं? आज करीब 1.5 साल में राजस्व विभाग की समीक्षा ही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग में तो भ्रष्टाचार बढ़ेंगे ही। इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरण निपटारा की बात कही। आज 4.5 साल हो गए। किसान, मजदूर, आम आदमी नामांतरण, खाता बटौनी, सीमांकन के लिए पटवारी एवं तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं। बिना भ्रष्टाचार किए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपके संरक्षण में, कांग्रेस सरकार की संरक्षण में 4.5 वर्षों तक ये कार्य होते रहा। आज चुनावी वर्ष आने पर आप राजस्व प्रकरण की निपटारा महज चंद दिनों में करने की बात कर रहे हैं। ये जनता को स्पष्ट करना होगा कि जनता के राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं या अपने राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं। उधर राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ापारा के धरना स्थल को हटाने के लिए सराफा व्यापारी संघ ने प्रदर्शन किया। रैली निकालकर कोतवाली थाना प्रभारी को इस दौरान ज्ञापन भी दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि वहां धरना प्रदर्शन होने के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है और उस सारे ट्रैफिक और वाहनों को शराफत की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा सराफा बाजार जो सड़क है वो जाम हो जाती है। इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारा पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। रोजाना इस तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ धरना स्थल को हटाने के लिए पिछले 2 साल से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ की वार्ड पार्षद के द्वारा विभिन्न समय में प्रदर्शन किया गया है, यहाँ के नागरिकों के द्वारा किया गया है एवं कई सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है। लेकिन आज तक शासन प्रशासन के साथ इतनी मीटिंगें होने के बावजूद भी आज तक ये धरना स्थल हटाने का
कोई भी फैसला नहीं लिया गया है शासन के द्वारा। यह बहुत ही कष्टदायक स्थिति है यहाँ के लोगों के लिए और सभी के लिए कि प्रशासन एक छोटे से काम को नहीं कर पा रहा है, तो प्रशासन की हमको एक लम्बापना और निरस्ता। उधर सांसद संतोष पांडे ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान श्री राम और आद्य शंकराचार्य जी से करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। रविंद्र चौबे का ये कहना बिल्कुल गलत है। रविंद्र चौबे को ये सोचना चाहिए कि वो एक मंत्री हैं, वो फिरोज गांधी के नाती और जवाहरलाल नेहरू के परपोते की तुलना भगवान श्री राम के साथ कर रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति के माध्यम से देश को जोड़ने, चार पग में चार पीठ की स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी से कर रहे हैं। यह तो देखें कि किसके वंशज की तुलना किन अवतारों से कर रहे हैं। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस में चाटुकारिता का पुराना रोग है। कभी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए देवराज बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो इंदिरा गांधी की तुलना भारत माता से कर रहे थे। रविंद्र चौबे इंदिरा के नाती की तुलना भगवान श्री राम और शंकराचार्य से कर रहे हैं। वोटों के लिए सिर्फ चुनाव के समय जीन्स टी शर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले शख्स की तुलना भारतीयता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा सनातनी अध्यात्म की चेतना केंद्र आद्य शंकराचार्य जी से करना अत्यंत निंदनीय है। रविंद्र चौबे जी, आप प्रदेश के मंत्री हैं। वक्तव्य देने के पहले सोचना चाहिए कि आप राहुल की तुलना आद्य गुरु शंकराचार्य से करेंगे। आप राहुल की तुलना भगवान राम से करेंगे। भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश के थे, हरिश्चंद्र और राजा दशरथ के पुत्र थे, ऐसे वंशज के साथ फिरोज गांधी के पोते, नेहरू के परपोते, उनकी तुलना आप करेंगे भगवान राम के साथ साथ शंकराचार्य जी के साथ। आद्य शंकर जिन्होंने बद्री, जगन, द्वारिका, रामेश चार पीठ की स्थापना की, अपने पदों से नाप करके एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, और ये राष्ट्र को तोड़ने वाले की उसके साथ तुलना करेंगे। और उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकारण आलोचना करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरी कांग्रेस को मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके मुखिया राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहरा पाए। यह आज का भारत है जिसमें कश्मीर में कोई भी तिरंगा फहरा सकता है। जहां हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे, उस कश्मीर को मोदी जी ने देश के सभी लोगों के लिए खोल दिया है। प्रदेश बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस के नेता श्रीनगर कश्मीर जाने से थर थर कांपते थे। तिरंगा फहराना तो दूर की बात है, वहां जाकर तिरंगा फहराने की सोच भी नहीं सकते थे। राहुल पहले कभी यूपीए सरकार में कश्मीर जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, क्योंकि उनके पिताश्री के नाना जी ने कश्मीर को व्यवहारिक रूप से भारत से तोड़कर रखा हुआ था। जब मोदी जी ने इसे जोड़ दिया, तब अब राहुल गांधी ने अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वहां पर तिरंगा फहराया। इसलिए ही बीजेपी कहती है कि यह मोदी जी का नया भारत है। मोदी जी ने वहां से धारा 370 हटाई है, जिसके फलस्वरूप वहां अमन, चैन और शांति है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वहां शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। मोदी जी ने यह अवसर विपक्ष को भी दिया है कि श्रीनगर के लाल चौक पर जाएं और तिरंगा फहराकर आज के भारत पर गर्व का अनुभव करें। यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की धारणा को साकार करता है। राहुल गांधी और उनके भूपेश बघेल जैसे अनुयायियों को तो प्रायश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस की कुनीतियों के कारण कश्मीर 70 साल तक देशवासियों से कटा रहा। कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी द्वारा तिरंगा फहराने की बात आ रही है।
सबसे पहले तो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, जिन्होंने 370 हटाकर आज कश्मीर की हालत में इतना सुधार किया कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, जहां कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान का झंडा भी फहरता रहता था। दूसरी ओर इस कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने 370 धारा को फिर से कश्मीर में लागू करने की बात कही है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। दरअसल ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये कश्मीर के कैंसर को कभी समाप्त नहीं होने देना चाहते। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मेरे हाथ में झुनझुना दिया गया, मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनकर भी मैं सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में अधिकार भी नहीं दिए गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए तो हमने उन्हें इज्जत दी और वो मुझसे स्नेह करते हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मुझे जरूर बनाया गया, तब मुझे भी लगता था कि मुझे उन दायित्वों का पालन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मुझे बनाया गया तो सीधे तौर पर एक झुनझुना मेरे हाथ में थमा दिया गया। मैं अध्यक्ष बन गया पर सदस्यों को भी मनोनीत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पर एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष जिस दिन बनाया गया था उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। और उधर रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर विवाद अभी तक थमा नजर नहीं आ रहा है। जाति के सवाल पर उपजे विवाद के बीच राजधानी लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे इस होर्डिंग में लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इसके नीचे उत्तम प्रकाश सिंह पटेल और राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र लिखा हुआ है। देखिए, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है तो उसमें क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? भाई, हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य हैं, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिलकर के कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। और उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के माओवादी वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री उनका बचाव अब कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महेंद्र भट्ट ने माओवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह कह रहे हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे लोग जो पहले 4 धाम जो सड़कें बन रही थी उसमें भी विभिन्न प्रकार से अड़ंगा लगाने का काम कर रहे थे, जिनके लिए भारत
उत्तराखंड और यहाँ की जनता का हित कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है। जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, ऐसे लोग आज भी कहीं न कहीं किन्हीं शक्तियों के प्रभाव में आकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि सारे विकास के कार्यों को रोक दें, जो कदापि उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम लोगों के बीच में यह भी सुझाव लोगों के आए हैं कि जो विकास के कार्य हैं उनमें दोनों प्रकार का संतुलन हो, यानी कि इकोनॉमी और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और आर्थिकी, दोनों का ध्यान में रखते हुए हम आगे की योजनाओं पर काम कर रहे हैं और करेंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन ये प्रदेश के हित में भी नहीं है और देश हित में भी नहीं है। जो किस प्रकार के लोग, जिनके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो है केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।